हाँ, तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री में पहला लेसन विलियन सोल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं। इसमें शुरू में कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है उसको समझते हैं, फिर आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे, उस न्यूमेरिकल को समझेंगे। चलिए जल्दी से समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक विलियन है, तो विलियन ही पहला टॉपिक है। विलियन क्या होता है? विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब जिन जिन पदार्थों से मिलकर के विलियन बना है उन्हीं पदार्थों को हम घटक कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है जिसमें घटक पदार्थों की सापेक्ष मात्राएं एक निश्चित सीमा तक ही परिवर्तित की जा सकती हैं। जैसे थोड़े समझते हैं इसको क्या है। जैसे मान लीजिए पानी और चीनी का घोल हम बनाते हैं, यानी कि विलयन बनाते हैं। तो पानी में चीनी की मात्रा यदि आप बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि विलयन नहीं होगा। वो विलयन क्या हो जाएगा? एक ठोस अवस्था के रूप में आ जाएगा, यानी कि चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी, घोल नहीं बन पाएगा। तो समांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ? चीनी और पानी की ऐसी मात्रा रहे जिसमें ऐसा हो जाए कि चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल जाए। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। तो इस तरह से विलयन क्या हुआ? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसमें घटक पदार्थों की सापेक्ष मात्राएं एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित की जा सकती हैं। यही विलयन कहलाता है। अब जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, चीनी और पानी का घोल, चीनी और पानी का विलयन, तो इसमें घटक कौन हुआ? एक घटक चीनी हुआ और दूसरा घटक पानी हो गया। अब इसी में समझते हैं, जैसे मान लीजिए अभी तो ये आपने देखा कि घटक क्या है, जिन जिन पदार्थों से विलयन बना वही उसका घटक है। अब विलयन बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही घटक हो। जैसे मैंने उदाहरण दिया चीनी और पानी का। यदि हमारा विलयन ऐसा है कि जिसमें केवल दो ही घटक के द्वारा हमने विलयन को बनाया है, जैसे चीनी और पानी के द्वारा हमने बनाया है या नमक और पानी के द्वारा हमने बनाया है, तो सिर्फ दो ही घटक हैं, तो इस दो घटक से जो विलयन प्राप्त होगा उसे हम द्विक विलयन यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। इसी तरह से हम एक ऐसा विलयन बनाएं जिसमें तीन घटक हों, तीन कंपोनेंट हों, तो यदि तीन कंपोनेंट होंगे तो वो विलयन क्या कहलाएगा? त्रिक विलयन, जिसको हम टर्नरी सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए द्विक विलयन ही तो मेनली हम लोगों को पढ़ना है। त्रिक विलयन या क्वार्टरली, जैसे जिसमें चार कंपोनेंट हो, ऐसे विलयन की स्टडी हमें करनी नहीं है। फिलहाल जैसे मान लीजिए दो घटक से युक्त विलयन यदि हम देखें तो क्या हो सकता है? शुगर वाटर सोल्यूशन, चीनी पानी सोल्यूशन, या फिर साल्ट वाटर सोल्यूशन हो सकता है, नमक पानी सोल्यूशन हो सकता है। नमक पानी का घोल विलयन द्विक विलयन कहलाएगा, बाइनरी कहलाएगा, बाइनरी सोल्यूशन कहलाएगा। अच्छा, इसी में हम एक ऐसा विलयन बनाएं जिसमें नमक ले लें, साल्ट ले लें, शुगर चीनी ले लें और वाटर ले लें, जल ले लें, तो फिर इसमें तीन कंपोनेंट हो गए। जब ये तीन कंपोनेंट हो गए तो हम इसे क्या कहेंगे? टर्नरी यानी कि त्रिक विलयन कहेंगे। क्या करें? इसी में यदि हम नींबू का भी पानी मिला लें, मतलब कि साल्ट हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया और क्या लेमन हो गया, नींबू का जूस हो गया या कुछ बूंद हो गया, तो फिर ये सोल्यूशन में क्या चार कंपोनेंट हो गए, तो एक वाटर हो गया, है ना। तो हम मेनली जो हमें पढ़ना है इसमें, उसमें क्या पढ़ना है कि दो ही घटक रहेंगे, ठीक है। तो एक कॉमन सी चीज़ एक बार फिर से रिपीट हम कर लेते हैं। विलयन में समांग रूप से स्थित पदार्थों के विलयन को ही हम क्या कहते हैं? पदार्थों का विलयन ही घटक कहलाता है। फिर से सुनिए, विलयन में समांग रूप से स्थित पदार्थों को विलयन का घटक कहते हैं। दो घटक युक्त विलयन है तो द्विक विलयन, तीन घटक युक्त है तो त्रिक विलयन कहलाएगा, राइट। तो ये तो हमारा बाइनरी और टर्नरी सॉल्यूशन हो गया, द्विक विलयन और त्रिक विलयन हो गया। अब चलिए देखिए, वैसे जैसे अभी मैंने बताया कि बेसिकली हम लोगों को क्या द्विक विलयन ही, बाइनरी सॉल्यूशन ही मेनली पढ़ना है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? द्विक विलयन में के बारे में कुछ हम चीज़ें समझते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। अब क्या है कि जैसे कोई विलयन है, उसमें जो भी घटक हैं, मैंने बताया कि बाइनरी पढ़ रहे हैं, द्विक विलयन पढ़ रहे हैं, तो दो ही उसमें कंपोनेंट होंगे, दो घटक होंगे। तो जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है, उसमें जो कंपोनेंट, जो घटक अधिक होगा, अधिकता में उपस्थित होगा, वही क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। और जो कम होगा, जो कम मात्रा में उपस्थित होगा, वो क्या कहलाएगा? सैल्यूट कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। यानी कि एक कॉन्सेप्ट हमें बोला कि विलयन में
जो विलयन है उस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, जिस घटक पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वह क्या कहलाएगा? वह विलायक कहलाएगा। विलायक, सॉल्वेंट। तथा जिसकी कम होगी, जिस घटक पदार्थ की मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएगा? वो विलेय कहलाएगा, सैल्यूट कहलाएगा। राइट, ये बात हो गई। विलयन में जिस घटक पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वो सॉल्वेंट होगा, और जिस घटक पदार्थ की मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। एक और चीज़ बताते हैं, जरा इसका दूसरा मैटर जरा समझिएगा, कैसे हम पहचानेंगे कौन सॉल्वेंट है, कौन विलायक है, कौन विलेय है। जैसे विलयन की एक भौतिक अवस्था होगी, सामान्य रूप से विलयन की एक भौतिक अवस्था होगी। अभी हम आगे पढ़ाएंगे कि वो विलयन ठोस और ठोस भी हो सकता है। दो ठोस मिल के विलयन बना लेंगे, दो द्रव मिल के बना लेंगे, ठोस गैस मिल के बना लेंगे। तो अभी समझाने के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी आप इसको ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए हमने नमक और जल का घोल लिया हुआ है, तो विलयन हमारा क्या है? नमक का है और जल का है। तो विलयन का जो भौतिक अवस्था है वो कहीं ना कहीं एक्वस है, जलीय है ना। तो विलयन की भौतिक अवस्था और उसमें जो दो कंपोनेंट हैं, जैसे एक कंपोनेंट नमक है और दूसरा जल है, तो विलयन की भौतिक अवस्था किससे मिल रही है? फिजिकल स्टेट उसका किससे मिल रहा है? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि वो जल से मिल रहा है। जैसे नमक और पानी का, नमक और जल का जो आपने घोल लिया है, इससे जो विलयन बना है, तो जो विलयन की भौतिक अवस्था है वो जलीय है, और घटक में एक जल है, तो जल की भौतिक अवस्था और विलयन की भौतिक अवस्था मिल रही है ना, तो इसलिए जल क्या होगा? विलायक होगा। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम और भी कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था जैसी होती है, जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था जैसी होती है वही विलायक होता है। राइट, ये दूसरा जो है मैटर है हम विलायक को पहचानने के लिए, सॉल्वेंट को पहचानने के लिए। राइट, यहाँ एक उदाहरण हम दे देते हैं। जैसे नमक जल का विलयन है, तो जल की मात्रा अधिक है, इसलिए जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। नमक की मात्रा कम है, इसलिए नमक क्या होगा? सैल्यूट हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो अब इस तरह से यदि आप देखें तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था, जैसे मान लीजिए जो विलयन किससे बना? विलेय और विलायक से बना। तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था क्या हो सकती है? जैसे भौतिक अवस्था जो मैटर की भौतिक अवस्था, मैटर की जो स्टेट होते हैं, अवस्थाएं होती हैं, वो ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकती है। तो जो यहाँ पर विलेय है और जो विलायक है, उनकी भौतिक अवस्थाएं देखें तो विलेय की भी 3 भौतिक अवस्थाएं होंगी, ठोस, द्रव, गैस, और विलायक की भी भौतिक अवस्थाएं होंगी, ठोस, द्रव, गैस। तो किसी का किसी से भी विलयन हम बना सकते हैं। जैसे हमने विलेय ठोस ले लिया, विलायक भी ठोस ले लिया, विलेय को ठोस ले लिया, विलायक को द्रव ले लिया, विलेय को ठोस ले लिया, विलायक को गैस ले लिया। यानी कि यदि हम विलेय ठोस विलेय लें तो उसके द्वारा 3 तरह के हम क्या बना सकते हैं? विलयन बना सकते हैं। ठोस ठोस के द्वारा, ठोस द्रव के द्वारा, ठोस गैस के द्वारा। इस तरह से यदि हम देखें, अभी मैं मेंशन करूंगा, लिखूंगा भी, तो आप देखेंगे कुल 9 तरह के विलयन हम बना सकते हैं। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे कुल 9 तरह के हम विलयन को प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए इसका हम अभी जो है एक डायग्राम भी बना रहे हैं, इसका एक हम खाका भी खींच रहे हैं अभी। हाँ, तो अभी जैसे बताए कुल 9 तरह के विलयन प्राप्त हो सकते हैं। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे कुल 9 तरह के विलयन प्राप्त हो सकते हैं। देखिए अभी मैंने यहाँ पर टेबल बनाया, उसके बाद से इसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ज़रा देखिए क्या है विलयन का प्रकार। जैसे विलयन किससे बना? विलेय से बना और विलायक से बना। तो विलेय क्या है? ठोस है। विलेय ठोस है तो विलायक भी ठोस हो सकता है। विलेय ठोस है तो विलायक द्रव भी ले लिया, विलेय ठोस है तो हमने गैस भी ले लिया।
यानी कि एक विलेय को ठोस ले लो और विलायक को ठोस द्रव गैस ले ले, तो ये 3 तरह के विलयन बने कि नहीं बने। ये तीनों तरह के विलयन कैसे हैं, ये तीनों इस तरह के विलयन हैं जिसमें विलेय क्या है, ठोस है। अब हम क्या करें, विलेय को द्रव ले लें, तो विलेय को द्रव ले लें तो विलायक को ठोस ले लें, विलेय को द्रव ले लें फिर विलायक को द्रव ही ले लें, या फिर विलेय को द्रव ले लें और विलायक को गैस ले लें। तो यदि हम विलेय को द्रव ले लें तो विलायक की तीनों भौतिक अवस्था बदल करके हम 3 और तरह के हम क्या बना सकते हैं, विलयन बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से विलेय की भौतिक अवस्था हम गैस ले लें और विलायक की तीनों भौतिक अवस्था बदल बदल के ले लें तो 3 यहाँ भी बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 9 तरह के विलयन बन गए। थोड़े सा हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। वो डिस्कस ये है कि जैसे मान लीजिए ठोस और ठोस का विलयन, जैसे विलेय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है, तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके दिमाग में होगा। तो मैंने इसमें लिख रखा पहले से कि जैसे कोई भी जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुओं में एक हमने एग्जाम्पल दे दिया पीतल का और कांसा का। चलिए मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। पीतल क्या है, पीतल जो आप देख रहे हैं पीतल, वो एक विलयन है। ये जो पीतल है ये क्या है, एक तरह का विलयन है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं ना। ये एक तरह का विलयन है और यह विलयन ऐसा है जिसमें दोनों ही घटक यानी कि विलेय और विलायक दोनों ही घटक क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो पीतल किनसे मिलके बनता है, याद कर लीजिए, कॉपर से और जिंक से। पीतल जो है किससे मिलके बनता है, कॉपर से और जिंक से। ठीक उसी तरह से दूसरा आपने कांसा लिया है, कांसा, कांसा में यदि आप देखेंगे तो कांसा भी एक विलयन है और ये किससे मिलकर के बन रहा है, कॉपर और टिन से। ये ब्रॉन्ज इसको बोलते हैं, कांसे को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं। और ये जो है किससे मिलकर के बनता है, कॉपर से, और किससे मिलकर के बनता है, टिन से। कॉपर इसमें 72-73% होता है, या 78% के आसपास होता है, 22% टिन होता है। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ कॉपर है तो ये कॉपर की मात्रा अधिक है, तो ये कांसे के लिए कॉपर क्या कहलाएगा, जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक कहलाएगा, तो विलायक हो गया और ये विलेय हो गया। यहाँ पर आपने देखा कि ठोस और ठोस से भी विलयन बनता है और उसके एग्जाम्पल क्या है, पीतल और कांसा है। कोई पूछे पीतल क्या होता है तो आप बताएंगे कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, और कांसा क्या होता है, कॉपर और टिन होता है, राइट। ठोस और द्रव का, तो ठोस और द्रव का तो विलयन लगभग सब लोग जानते हैं। चीनी ले लिया, नमक ले लिया, चीनी पानी का सलूशन ले लिया, या नमक जल का सलूशन ले लिया, या यूरिया जल का सलूशन ले लें, तो ये क्या है, चीनी हमारी कम मात्रा में विलेय हो गई, जल हमारा अधिक मात्रा में विलायक हो गया, तो ये ठोस द्रव का हो गया। ठोस और गैस का जरा देखें, ठोस और गैस का क्या होगा, मतलब विलेय क्या है, ठोस है, और विलायक क्या है, गैस है। तो आप सभी लोगों के घर पे कपूर होगा, कैंफर होगा, कपूर को आप खुले में रख दें तो वो क्या है, ख़त्म हो जाता है। मीन्स वो होता क्या है, ख़त्म होने का मतलब क्या है, वो वायु में, वायु के साथ जो है क्या कर लेता है, सब्लिमेशन कर लेता है, ऊर्ध्वपातन कर लेता है। जैसे पहले भी क्लासेज में आप पढ़ रखे होंगे सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। जैसे सामान्य रूप से भौतिक अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है, जैसे ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलेगी तो पहले ठोस से वो किस में जाएगा, द्रव में जाएगा, और फिर द्रव से किस में जाएगा, वो गैस में जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें ठोस जो सॉलिड होता है डायरेक्ट गैसेज स्टेट में चला जाता है। ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो आयोडीन हुआ या कपूर हुआ, ये वायु में क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन कर लेते हैं, सब्लिमेशन कर लेते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ठोस और गैस का उदाहरण हो जाएगा। ओके, तो ठोस से हमने विलेय ठोस ले लिया तो 3 तरह के हमें विलयन मिल गए। ठीक इसी तरह से हम जैसे द्रव ले लें, विलेय हम द्रव ले लें और विलायक क्या ले लें, ठोस ले लें। ध्यान दीजिए, विलेय जिसकी मात्रा कम होती है, विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है। हमने एक ऐसा विलयन बनाया जिसमें जो विलेय है द्रव है, यानी कि कम मात्रा क्या है, द्रव की है, और अधिक मात्रा किसकी है, ठोस की है। इसका एग्जाम्पल जरा आप सोचिए, हमने लिख रखा है। जैसे मान लीजिए आप अब तो जैसे नमक का क्रिस्टल ले लीजिए, खड़ा नमक आता है क्रिस्टल जैसा,
उसमें क्या है ना, कभी कभी मॉइस्चर, कभी कभी नमी क्या है अवशोषित कर लेता है पूरी तरह से। यानी कि जो क्रिस्टल है उसमें क्या है, जो नमक का साल्ट का क्रिस्टल है उसमें क्या है, जल मिला हुआ है, अंदर है वो जल मिला हुआ है। अब वहाँ भी तो विलयन बना, लेकिन उसमें क्या है, जो वाटर सोल्यूशन है, जो वाटर है वो क्या है, कम है, और जो साल्ट है वो ज़्यादा है, वह भी एक विलयन है। लेकिन उसमें विलय कौन हो गया, पानी हो गया और जल हो गया और विलायक साल्ट हो गया, तो यह भी एक विलयन बना, जिसमें हम कहेंगे ये द्रव और ठोस का विलयन है। द्रव और द्रव का विलयन ये तो आसान ही है, द्रव, दो द्रव मिला लीजिए, जैसे वाटर है उसमें अल्कोहल मिला दीजिए, टॉल्यूइन में बेंजीन मिला दीजिए, ये सभी क्या है, द्रव और द्रव का विलयन हो जाएगा। द्रव और गैस का जरा देख लो भाई, द्रव और गैस का विलयन क्या हो सकता है, जैसे एटमॉस्फेयर में जितने भी जो हवा है, जो वायु है, वायु के बारे में आप क्या कहेंगे। वायु में जैसे आप देखें तो वायु में जल वाष्प रहती है, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हमने जो अभी एग्जाम्पल बता रखा है, जो अभी विलयन बना रखा है, वो किसका, द्रव गैस का बना रखा है। यानी कि विलय क्या है, द्रव है, और विलायक क्या है, गैस है। ध्यान दीजिए विलय है ना, यानी कि द्रव की मात्रा कम है, गैस की मात्रा ज़्यादा है। बारिश के समय में आप देखते हैं कि ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि ऊपर जो है पूरा ऐसे क्या उमस जैसा समय होता है, उस समय काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है। तो उसमें होता क्या है कि जो जल वाष्प है वो एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है, गैसों के बीच में ट्रैप है, फंसा हुआ है। तो जब तक बारिश नहीं हुई, जब तक बारिश नहीं हो रही है, तब तक द्रव क्या है, कम मात्रा में है और गैसें ज़्यादा हैं। इसीलिए गैसें उस द्रव को क्या कर रहे हैं, ट्रैप किए हुए हैं, फंसाए हुए हैं। जैसे ही द्रव की मात्रा अधिक होती है, वो क्या होता है, बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। तो फिलहाल हमें बारिश तो देखना नहीं है, हमें ये समझना है कि वायु में जो जल वाष्प हैं वो निश्चित रूप से द्रव गैस का क्या होंगे, विलयन होंगे। ठीक है ना, वायु में जल वाष्प जो फैले होते हैं, तो वायु द्रव की मात्रा उसमें कम है और गैसेज की मात्रा ज़्यादा है, तो वह एक विलयन हुआ। दूसरा क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एरोसॉल का हो सकता है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे विलयन का ये हो गया। ठीक उसी तरह से अब हम क्या कर लें, विलय क्या ले लें, गैस ले लें, और विलायक ठोस ले लें। तो जैसे जरा यहाँ पे समझें, विलय क्या है, गैस है, और विलायक क्या है, ठोस है। तो ये तो मैंने इसमें एग्जाम्पल लिख दिया है कि पैलेडियम होता है, उसमें हाइड्रोजन क्या होता है, अधिशोषित हो जाता है। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, वो आसान होगा। जैसे रस्टिंग होती है ना, जंग लगता है लोहे पर, तो बेसिकली होता क्या है, लोहा तो ठोस है, आयरन तो ठोस है लोहा, और उसको जब आप खुले में छोड़ देते हैं तो वो नमी के साथ ऑक्सीजन ले लेता है, तो ऑक्सीजन क्या हो गई, गैस हो गई। जबकि वो कम मात्रा होती है ना गैस की, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और ठोस जो लोहा है, आयरन है, उसकी मात्रा ज़्यादा है। तो वह जो रस्टिंग है, वह जो रस्टिंग है, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है किसका, गैस ठोस विलयन का। जिसमें आप देखते होंगे कि छड़ को, लोहे को बाहर रख दें तो उस पर हल्के भूरे रंग की क्या होती है, एक परत, लेयर चढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, तो जंग लगना जिसको आप कहते हैं, तो वह एक एग्जाम्पल हो सकता है किसका, गैस ठोस का। ठीक है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे दिया, पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन। पैलेडियम क्या है, ठोस है, और उस पर हाइड्रोजन क्या हुआ, अवशोषित हो गया। जैसे मैंने अभी बताया कि एक आयरन है, लोहा है, उसमें क्या ऑक्सीजन अवशोषित हो जा रहा है, तो वह भी गैस ठोस का एक उदाहरण होगा। और आयरन में जो ऑक्सीजन चढ़ जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, वही क्या कहलाता है, जंग लगना या रस्टिंग कहलाता है। ठीक है, गैस द्रव, अगला एग्जाम्पल क्या है, गैस द्रव का विलयन यदि आप बनाएं, यानी कि विलय क्या है, गैस है, और विलायक क्या है, द्रव है। तो जितना भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उन सभी में क्या है, यही सलूशन है, गैस द्रव का सलूशन है। ठीक है ना, इसीलिए आपको क्या आती है, डकार आती है। तो जो भी वायुयुक्त पेय पदार्थ हैं वो सभी किसके उदाहरण होंगे, गैस द्रव विलयन के उदाहरण होंगे। और गैस ये तो वायु, ये पूरा जो एटमॉस्फेयर में वायु फैली हुई है, वो सभी क्या है, गैसों का ही तो मिश्रण है। तो ये गैस और गैस का क्या होगा, विलयन होगा। तो इस तरह से हमने देखा विलयन के छोटे छोटे चीज़ों को देखा। इसमें क्या देखा, विलयन क्या होता है, विलयन में बाइनरी, टर्नरी, इस तरह के विलयन देखा। फिर हमने समझा कि क्या सैल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, विलय और विलायक क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर कुल 9 तरह के हमने विलयन को पढ़ा। ठीक है,
अब हम इसके अगले टॉपिक को देखते हैं। ये तो एक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम धीरे धीरे कुछ ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, विलियन में जो मेन चीज़ें हैं उसको अब हम समझते हैं, राइट। ये जो मैंने नोट्स लिखा है इसका आप पिक ले लें, ओके। चलिए अब देखते हैं विलियन का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसी में हम कंसंट्रेशन यूनिट भी पढ़ेंगे। विलयन का सांद्रण क्या होता है? जैसे विलयन में क्या होते हैं, विलायक होते हैं और विलेय होते हैं। विलायक की मात्रा अधिक होती है, तो विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुला हुआ विलेय पदार्थ की मात्रा, जैसे विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुला हुआ विलेय पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है? विलयन का सांद्रण कहलाती है। जैसे क्या है, अभी मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल आपको ज़्यादातर इसी पे दिया है, साल्ट वाटर सोल्यूशन या शुगर वाटर सोल्यूशन दिया है। जैसे मान लीजिए चीनी और जल का सोल्यूशन है, तो विलायक कौन है, सॉल्वेंट कौन है? जल है, और विलेय क्या है? चीनी है। तो एक निश्चित मात्रा आप ले लीजिए जल की, पानी की ले लीजिए जल की, और उसमें कितना विलेय यानी कितना चीनी आप मिला रहे हैं, यही बताएगा कि उस विलयन की सांद्रता क्या है। जैसे आप इसको महसूस भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें क्या है? चीनी आप मिलाइए। अब चीनी की मात्रा को बढ़ाते जाइए, तो वो जो विलयन होगा वो क्या होगा? गाढ़ा होता जाएगा, यानी कंसंट्रेट होता जाएगा, उस सांद्रता बढ़ती जाएगी उसकी। और जब चीनी की मात्रा घटाते जाइए तो फिर क्या होगा? विलयन डाइल्यूट होता जाएगा, पतला होता जाएगा, तनु होता जाएगा। डाइल्यूट को तनु कहते हैं। यानी कि सांद्रता किस पर निर्भर की? सांद्रता निर्भर की कि हम उसमें विलेय कितना घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। वैसे तो आप ये भी कह सकते हैं भाई हम विलायक को ही बढ़ा दें, विलायक को बढ़ा देंगे तभी तो हमारी सांद्रता जो है क्या होगी। अच्छा सुनिए, विलेय को स्थिर रख दीजिए, विलायक बढ़ा दीजिए, तो सांद्रता क्या होगी? कम हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। ठीक है, वो तो दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों पे ही निर्भर करेगा सांद्रता। लेकिन सामान्य रूप से हम क्या कहेंगे कि विलायक के एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है? उस विलयन का सांद्रता कहलाती है, उस विलयन का सांद्रण कहलाती है, राइट। अच्छा, विलयन का सांद्रण व्यक्त करने के लिए बहुत सारे यूनिट हैं, ठीक है ना। विलयन का जो सांद्रण व्यक्त करने के लिए बहुत सारी इकाइयां हैं, यूनिट हैं। तो उसमें पहला यूनिट जैसे विलयन की सांद्रता को या सांद्रण को, विलयन के सांद्रण को निरूपित करने वाली इकाइयाँ या यूनिट, ठीक है ना। क्या है पहला हमारा? क्या होगा पहला इकाई? क्या है पहला? हम ले लेते हैं मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत को। पहला क्या है? अब द्रव्यमान प्रतिशत। अब यहाँ से टॉपिक थोड़े से कुछ हम लोग सोल्यूशन के डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन यानी कि थोड़े सा टॉपिक इंटरेस्टिंग होता जाएगा धीरे धीरे। द्रव्यमान प्रतिशत, इसको मास परसेंटेज, ये क्या होता है भाई? ये सांद्रता, विलयन की सांद्रता को निरूपित करने का एक यूनिट ये है द्रव्यमान प्रतिशत। फिर आयतन प्रतिशत, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम W/W भी कहते हैं, ठीक है ना। W वेट से सेंस है, द्रव्यमान प्रतिशत W/W भी कहते हैं। जरा समझें ये द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, इसको हम समझते हैं। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि ये द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? विलयन की सांद्रता करने, विलयन की जो सांद्रता है उसको निरूपित करने की एक क्या है? यूनिट है, इकाई है, ओके। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, मास परसेंटेज क्या होता है, वो जरा देखें। जैसे 100 ग्राम विलयन ले लीजिए, 100 ग्राम विलयन है, तो 100 ग्राम में, 100 ग्राम के विलयन में, ध्यान दीजिए विलयन किस में? 100 ग्राम में है। चूंकि हमारा द्रव्यमान प्रतिशत है ना, इसलिए विलयन किस में हमने लिया? ग्राम में लिया। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, और विलेय पदार्थ की मात्रा भी किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। यही क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। फिर से समझें क्या मैंने कहा। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है?
द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, भार प्रतिशत भी कहेंगे, W/W भी कहेंगे। ओके राइट। मैंने क्या कहा, द्रव्यमान प्रतिशत, फिर से सुन लीजिए, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित ग्रामों में विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहलाती है। जैसे तो यहाँ का विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला क्या हुआ, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हुआ, क्या बोला गया, विलेय की मात्रा, विलेय का मात्रा मतलब विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में क्या, बटे में भाई वही विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू प्रतिशत है ना, इसलिए इंटू क्या करोगे 100। जैसे इसको आप ऐसे समझ लें, जैसे अभी मान लीजिए 12th का एग्जाम आप देंगे 12वीं बोर्ड का, उसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं, यानी 500, टोटल मार्क्स 500 है, तो कितना परसेंट आप पाए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 400 नंबर आपने पाया है, ठीक है, तो कितना परसेंट पाए, तो जितना आप पाए 400 अपॉन टोटल 500 इंटू 100, यानी कि 400 बटे 500 गुणे 100 जितना आप पाए उतना बटे टोटल इंटू 100। तो किसी विलयन में जितना विलेय है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100, यही तो हो गया हमारा क्या चीज़, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसका एग्जाम्पल जरा देखिए, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा समझना होगा। जैसे मैंने कहा 10% W/W, 10% W/W, ये विलयन क्या है, यूरिया विलयन, क्या लिखा है, यूरिया विलयन। इसका मतलब समझें, बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगा। ये 10% W/W यूरिया विलयन का अर्थ क्या है, जैसे समझिए 10% का मतलब हो गया कि जो 100 ग्राम का परसेंट है ना, तो 100 ग्राम के विलयन में 10 ग्राम क्या है, यूरिया है। ध्यान दीजिएगा, विलयन कुल कितना है, 100 ग्राम का है, विलयन 100 ग्राम का है, और उसमें यूरिया क्या है, 10 ग्राम है, ठीक है ना। और विलयन किससे बनता है, विलेय और विलायक से, यानी कि यूरिया से और जल से विलयन बना है। तो 100 ग्राम का यूरिया और जल दोनों मिला करके 100 ग्राम का विलयन है, जिसमें यूरिया क्या हो गई, 10 ग्राम हो गई, यानी कि जल कितना है, 100 में से 10 माइनस कर दीजिए, 90 ग्राम है। तो ये ध्यान दीजिए, 10% W/W यूरिया विलयन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, का अर्थ है क्या, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में यूरिया की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम है। अर्थात यदि हम आपसे पूछे जल की मात्रा, तो भाई जल की मात्रा, जैसे जल और यूरिया यही दोनों मिला के 100 ग्राम है ना, तो जल की मात्रा कितनी होगी, 100 ग्राम, मतलब जल और यूरिया मिला के 100 ग्राम है, इसमें से 10 ग्राम तुम्हारा यूरिया हो गया, तो 100 में से 10 को माइनस कर दिया, 90 ग्राम ही क्या है, जल है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए हम क्या कह रहे हैं, अब हम ये कहेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90 ग्राम जल में, ध्यान देना, 90 ग्राम जल में 10 ग्राम यूरिया का घोल जो होगा क्या कहलाएगा, 10%, ध्यान दीजिए, 90 ग्राम जल में 10 ग्राम यूरिया का घोल क्या कहलाएगा, 10% W/W यूरिया विलयन, यूरिया विलयन कहलाएगा, ठीक है ना। ओके, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। 10% W/W का मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम विलयन है जिसमें 10 ग्राम यूरिया है, तो जल कितना हुआ, 100 में से 10 माइनस कर लिया, 90 ग्राम। यानी कि कहीं लिखा रहे 90 ग्राम जल में 10 ग्राम यूरिया है, तो इसको कैसे मास परसेंट लिखेंगे, कैसे भार प्रतिशत लिखेंगे, तो 90 ग्राम जल में 10 ग्राम यूरिया को हम 10% W/W यूरिया सोल्यूशन लिखेंगे। अब चलिए, जब इतना लिख लिए तो यहाँ पर एक टॉपिक और आता है, और वो है ये ppm,
इसी में हम लोग समझ लेते हैं ppm। ppm क्या होता है, पार्ट पर मिलियन क्या होता है, यहीं पे समझ लेते हैं ppm। ppm इसको पूरा नाम होगा पार्ट पर मिलियन। पहले p से पार्ट्स, दूसरे p से पर, m से हो जाएगा मिलियन, पार्ट पर मिलियन। अच्छा जी, इसको हिंदी में यदि कहना हो पार्ट, पार्ट की हिंदी क्या होती है, भाग। पर का मतलब क्या होता है, प्रति। और मिलियन, 1 मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन 10⁶ होता है, यानी 1 के आगे 6 जीरो यानी 10 लाख, 10 लाख। तो इसको तुम कह दोगे पार्ट का भाग हो गया, पर का प्रति हो गया, मिलियन को जैसे 10 लाख है ना, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं 10 लक्ष, प्रति 10 लक्ष। तो भाग प्रति 10 लक्ष, प्रति अलग 10 लक्ष अलग है। तो ये हो गया ppm का हिंदी, हिंदी ही कठिन दिख रही है, भाग प्रति 10 लक्ष। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। अब ये जरा समझ लीजिए क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे अभी आपने देखा कि विलयन में विलेय है और विलायक है, विलेय कम होता है और विलायक ज़्यादा होता है। अब विलयन में जो विलेय है वो बहुत ही कम हो, अल्प मात्रा में, अत्यंत कम मात्रा में हो, तो उस समय जो सांद्रण होगी उसको हम ppm कहेंगे। ठीक है, क्योंकि विलेय क्या है, बहुत ही नॉमिनल है, मतलब हम केवल उसको ट्रेस कर सकते हैं। अत्यंत अल्प मात्रा को यहाँ पर क्या बोला गया है, ट्रेस बोला गया है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ppm को क्या बोलेंगे, जब विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा जो है अत्यंत सूक्ष्म हो तो हम सांद्रण को ppm कहते हैं। ओके ओके, ये मैंने मेंशन कर दिया। जब विलयन में विलेय पदार्थ सॉल्यूट अत्यंत अल्प मात्रा में, देखो इसीलिए लिखा है ट्रेसेज में उपस्थित होता है, तो सांद्रण को क्या कहते हैं, ppm कहते हैं। ठीक है ना। इसमें हम उदाहरण आपको देते हैं, क्या लिखते हैं, 5 या ऐसे लिखते हैं 5 ppm कैल्शियम कार्बोनेट, 5 ppm कैल्शियम कार्बोनेट विलयन, CaCO3 विलयन। इसका मीनिंग समझ लीजिए। हमने एक उदाहरण दिया है, जैसे अभी देखा कि विलेय क्या हो, सॉल्यूट अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होना चाहिए, अत्यंत अल्प मात्रा में होना चाहिए, 5 ppm कैल्शियम कार्बोनेट विलयन। तो इसका अर्थ क्या होगा कि विलयन कितना है, मिलियन है ना, तो इसका हम ऐसे कहेंगे, अर्थ है कि 10⁶ ग्राम विलयन ले लीजिए। 10⁶ ग्राम को आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, 10 लाख है ना, 10 लाख यानी एक के बाद 6 जीरो, 3 3 6, और इसमें 1000 से हम भाग दे दिए तो 3 जीरो कट गया, तो कितना बच गया, 1000। यानी कि 10⁶ ग्राम का मतलब हो गया 1000 किलोग्राम। ठीक है, 1000 किलोग्राम। तो विलयन क्या है कि 10⁶ ग्राम विलयन में, यानी कि 1000 किलोग्राम का विलयन है, और उसमें केवल 5 ग्राम, केवल 5 ग्राम क्या है, विलेय है, तब वो उस समय क्या कहलाएगा, ppm कहलाएगा। तो हम इसका मतलब क्या लिखें, 5 ppm कैल्शियम कार्बोनेट विलयन का अर्थ है 10⁶ ग्राम विलयन में 5 ग्राम कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, घुला हुआ है या घुलित है। ये हो गया ppm का मतलब। अच्छा, तो अभी हमने द्रव्यमान प्रतिशत समझा। ठीक इसी तरह से हम क्या समझ सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से समझ सकते हैं आयतन प्रतिशत। ये सभी क्या है, सांद्रण निरूपित करने की इकाइयां हैं। जैसे हम सांद्रता को, सांद्रण को द्रव्यमान प्रतिशत में निरूपित कर सकते हैं, वैसे हम उसी सांद्रण को आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज में भी निरूपित कर सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज में। और इसका जो सिंबल होगा वो V/V होगा। हम इसको कैसे कहेंगे, जरा समझे। आयतन, जैसे वहाँ पर बोला 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, तो यहाँ हम कहेंगे 100 इकाई आयतन विलयन में। जैसे यहाँ 100 ग्राम विलयन में है ना, तो वैसे हम यहाँ क्या कहेंगे, 100 इकाई आयतन विलयन में। ऐसे 100 इकाई आयतन विलयन में, बिल्कुल वहीं से समझना है आपको।
जैसे वहाँ था 100 ग्राम विलयन में, तो यहाँ 100 यूनिट क्या आयतन विलयन में क्या चीज़ उपस्थित। इसमें भी विलेय ग्रामों में विलेय पदार्थ की मात्रा, तो इसमें क्या है में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो विलेय जैसे यहाँ विलेय भी ग्राम में है, विलयन भी ग्राम में है, तो यहाँ विलयन यदि इकाई आयतन में है तो विलेय भी किस में होगा, इकाई आयतन में होगा। तो हमने क्या लिखा, 100 इकाई आयतन विलयन में उपस्थित विलेय के इकाई आयतनों की संख्या, इकाई आयतनों की संख्या क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत कहलाएगी, आयतन प्रतिशत V/V कहलाएगी, राइट। अब यहाँ पे आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या बन जाएगा, आयतन प्रतिशत का फार्मूला आयतन प्रतिशत बिल्कुल जैसे वहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत था वैसे आयतन प्रतिशत क्या, जैसे वहाँ पे विलेय का द्रव्यमान था तो वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन हो जाएगा, विलेय का आयतन अपान में क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ विलयन का द्रव्यमान था तो यहाँ विलयन का आयतन हो जाएगा, विलयन का आयतन, और प्रतिशत है इसलिए हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल समझ लें, वही 10% V/V, 10% V/V, और यहाँ पे चूँकि आयतन है ना, तो हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं एथिल अल्कोहल, 10% V/V एथिल अल्कोहल विलयन, एथिल अल्कोहल विलयन का अर्थ बिल्कुल उसी जैसे हम समझ लेंगे, क्या इसका अर्थ क्या होगा, 100 ml विलयन हो जाएगा, क्या जैसे हमें अब जैसे वहाँ ग्राम में 100 ग्राम लिया तो वैसे क्या 100 ml मिलीलीटर, 100 ml विलयन में एथिल अल्कोहल कितना है 10 ml, 10 ml एथिल अल्कोहल है, यही ना एथिल अल्कोहल है, राइट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 100 ml विलयन में 10 ml एथिल अल्कोहल है, तो जल कितना है भाई, तो विलयन में जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, बिल्कुल ऊपर ही जैसे, इसलिए विलयन में जल की मात्रा जो होगी, विलयन में जल की मात्रा 100 से 10 माइनस कर लोगे 90 ml है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी यहाँ पे समझ लें, जैसे हम इसमें द्रव्यमान प्रतिशत में ppm पढ़े हैं, यानी कि आयतन सांद्रण में भी हम क्या है ppm में व्यक्त कर सकते हैं, ये याद रखना है, समझना है कि आयतन सांद्रण भी जैसे यहाँ पे द्रव्यमान सांद्रण था वैसे आयतन सांद्रण भी क्या है ppm में व्यक्त होता है, आयतन सांद्रण को भी ppm में व्यक्त करते हैं, ठीक है। और इसके लिए जैसे एक उदाहरण दे दो कि वायु में, ऐसे दे देते हैं, दिख रहा है ना, वायु में, एक मिनट, वायु में 10 ppm सल्फर डाइऑक्साइड, 10 ppm सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है, यह है भी इतना लगभग होता भी है, उपस्थिति का अर्थ क्या होगा कि वही यहाँ पर थोड़े समझना होगा, ये आयतन सांद्रण है ना, तो 10⁶ तो होगा, मिलियन पार्ट पर मिलियन में मिलियन 10⁶ तो होगा, वहाँ पर चूँकि द्रव्यमान सांद्रण की बात थी तो 10⁶ ग्राम था और उसमें 5 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट था, यहाँ पर क्या कहोगे कि 10⁶ वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर, आयतन की बात हो रही है, 10⁶ घन सेंटीमीटर वायु में कितना 10 है ना, तो 10
सेंटीमीटर क्यूब या 10 घन सेंटीमीटर क्या है, SO2 उपस्थित है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा है एग्जाम्पल में 10 ppm SO2, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि 10⁶ घन सेंटीमीटर वायु में 10 घन सेंटीमीटर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित है, SO2 उपस्थित है। तो ये केमिस्ट्री का पहले लेसन का इंट्रोडक्शन है। बिल्कुल एक एक लाइन को आप समझिएगा, नोट करिएगा, और अभी मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, पिक्स भी ले लीजिए, और अगला टॉपिक फिर से हम आपको बताएंगे। ओके, ये पिक्स सब आप ले लीजिए, 2 बार में ले लीजिए, फिर उसको नोट कर लीजिएगा। राइट, ओके जी, आज का यही टॉपिक रहेगा। थैंक यू।